आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारे खुसूसी पेशकश वकील साहब। और आज हमारे साथ एक ऐसी मुमताज़ कानूनी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कानून के मैदान में अपनी मेहनत, जहानत और महारत से एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जनाब असलम अहमद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और मारूफ लॉ फर्म सिंघानिया एंड कंपनी LLP के पार्टनर्स भी हैं। उन्होंने सन 2000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की और तब से मुसलसल वकालत के शोबे में सरगर्म अमल हैं। इस शो में हम बात करेंगे RTI की। आज के दौर में शफाफियत, जवाबदही और अच्छी हुक्मरानी किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद समझी जाती है। उन्हीं मकासद को हासिल करने के लिए RTI यानी हक़ मालूमात का कानूनी वजूद में आया। RTI हर शहरी को यह हक़ देता है कि वो सरकारी महकमों और अवामी इदारों से उनके काम, फ़ैसलों, मंसूबों और अखराजात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सके। इस कानून का मकसद हुकूमत के कामकाज में शफाफियत पैदा करना, बदउनवानी पर काबू पाना और आवाम को बाइख्तियार बनाना है। आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब असलम अहमद साहब का। असलम साहब, हमारे शो वकील साहब में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी रियाज मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मुंसिफ टीवी का जो मुझे आपने इस मौजू के लिए मदऊ किया। असलम साहब, हमारा आज का जो मौजू है RTI। मैं पहला एक बड़ा बेसिक सवाल है, उसी से ही शुरुआत करता हूँ। RTI यानी हक़ मालूमात क्या है और इसका बुनियादी मकसद क्या है? जी रियाज साहब, राइट टू इंफॉर्मेशन, हक़ मालूमात लोकतंत्र के लिए बहुत अहम एक सब्जेक्ट है। जी। हमें मालूम है कि एक पहले राजशाही हुआ करती थी और आज लोकशाही है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हकीकत में राजा का काम लोग कर रहे हैं और उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। तो जब तक लोगों को कोई किसी बात की मालूमात नहीं होगी कि कोई सरकार या किसी पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी है और उस पर क्या रद्द अमल, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मालूमात हासिल ना हो। इस लिहाज से जो सूचना का अधिकार है, हक़ मालूमात है, बहुत अहम है। क्योंकि मैं इसको इससे सम अप करूँगा कि नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज होगी तब तो पब्लिक पावर एक्सरसाइज कर पाएगी। जी जी जी, बहुत ही अहम बात आपने बयान की अभी। अच्छा, RTI कानून के तहत आम शहरी को कौन कौन से हुकूक हासिल हैं? देखिए, RTI कानून के तहत एक आम शहरी, बल्कि मैं कहूँगा आम शहरी ही नहीं, शहरी तो सिटीज़न हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉन सिटीजन्स के लिए भी कहा है, जो लोग शहरी नहीं हैं, कि कुछ हक उनको भी हासिल है। एक बहुत अहम हक ये हासिल है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी कि इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे मुल्क का अब तक का जो कानून है, देखिए, एक तो संविधान है। संविधान आपको एक ब्रॉड लेवल पर आपको मौलिक अधिकार और बहुत कुछ देता है। लेकिन जब तक आपको किसी सरकारी ऑफिसर से अगर कुछ मांगना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे देश का जो सिस्टम है उसमें क्या अधिनियम है, क्या एक्ट है जिसके तहत आपको मिलेगा। अगर वो हक नहीं है, वो अधिनियम नहीं है, तो आप कैसे मांगेंगे। तो सूचना का अधिकार तकरीबन 2005 में हमारे देश में आया। उसके पहले कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स थी, कुछ राज्य सरकारों के भी कानून थे। तो जब एक्ट आ गया तो एक्ट ने डिफाइन किया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, कि सूचना कहते किसको है, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। उसमें यह है कि इन्फॉर्मेशन कोई भी मटेरियल डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई कोई चीज़ है, उसको हम इन्फॉर्मेशन मानते हैं। चाहे वो कैसेट में हो, चाहे वो फ्लॉपी में हो, चाहे वो कागज़ में हो, किसी भी तरीके से वो लिखी हुई हो, उसको इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जिसके बेसिस पे सरकारें या ये कहें कि पब्लिक डोमेन में काम होता है। तो इसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसको हासिल करने का जो हक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है। आपका सवाल ये था कि इसके तहत क्या क्या आता है। तो इसके तहत तकरीबन हर वो चीज़ आती है जो पब्लिक डोमेन में है या जो सरकार में है, जिसके तहत सरकार फैसले लेती है, या सरकार संविधान पे चलने के लिए यदि बाध्य है और नहीं चल पा रही और हम चाहते हैं कि उस चले, किसी कार्य को करे, तो उसके लिए क्या फ़ैसला लिया गया है या क्या कार्य वो कर रही है, ये हम पूछें उनसे। ये सब उसमें आ जाता है। इससे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपवाद रूप में हैं। जी जी जी। अच्छा, RTI की दरख्वास्त कौन दे सकता है और क्या इसके लिए किसी ख़ास अहलियत, एजुकेशन, तालीम की ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए किसी ख़ास अहलियत या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आम तौर से कोई भी भारत का नागरिक RTI की दरख्वास्त दे सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कभी कभी कोई गैर नागरिक भी दे सकता है। दरख्वास्त देने के लिए RTI एक्ट में सेक्शन 6 में एक प्रावधान है। उस सेक्शन 6 को कोट ना करते हुए बस मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई ख़ास फॉर्म नहीं होता है, लेकिन कम से कम इतना हो कि ये मालूम चल सके, ये कोई सूचना मांग रहा है, वो अपना नाम लिखेगा, अपना पता लिखेगा, किस विभाग से, सरकार के किस विभाग से वो चाहिए,
उस विभाग के अधिकारी का नाम लिखेगा, सूचना के अधिकारी का नाम लिखेगा, उसका पूरा पता लिखेगा, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या जानकारी उसको चाहिए, उसको साफ शब्दों में लिखना पड़ेगा। कुछ डिपार्टमेंट, कुछ विभाग ऐसे हैं जो एक फॉर्म रखते हैं, कुछ हैं जो ऑनलाइन फॉर्म रख लेते हैं। 10 रुपये की आमतौर से इसमें फ़ीस होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जहाँ फॉर्म है, फॉर्म के हिसाब से आप जानकारी मांग लीजिए। फॉर्म अगर नहीं है तो कम से कम साफ शब्दों में, जिससे स्पष्ट हो कि आप मांगना क्या चाह रहे हैं, आप 1, 2, 3, 4 करके जानकारी मांग सकते हैं। अच्छा, अक्सर आम लोगों को बड़ी तशवीश होती है कि भाई ये तो पढ़े लिखों का काम है और उसमें पता नहीं क्या लिखा जाता होगा, ऐसा हम क्या लिख दें कुछ गलत ना हो जाए। तो आरटीआई मतलब वो लिखी कैसे जाती है, उसका तरीका क्या है, और जो आरटीआई लिखना चाहता है वो जमा कहाँ कराए इसको? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपके पहले सिरे का जवाब दे दूं कि पढ़े लिखे लोगों का काम सिर्फ उस हद तक ही है कि कम से कम कोई इंसान लिखना या पढ़ना जानता हो। जी जी। इसके लिए कोई एलिमेंट्री एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि साहब कोई 12th पास है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या पीएचडी किए हुआ है, नहीं। लिखना पढ़ना आएगा तब तो वो किसी भाषा में लिख पाएगा। अच्छा, चूँकि भारत में आपको मालूम है कि हमारे संविधान में बहुत सी भाषाएं हैं, राज्य की भाषाएं हैं, तो जिस राज्य को दे रहा है वो उस राज्य की भाषा में भी दे सकता है। उसकी स्क्रिप्ट और उसको वो मालूम होना चाहिए। अब इसके लिए जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, जहाँ फॉर्मेट होता है वहाँ फॉर्मेट भर दीजिए। मैं कहूँगा कि लोग जो बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान है, अपना रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म जब भरने जाता है, ऑनलाइन भरे चाहे काउंटर पे भरे, वहाँ भी कम से कम उसको गाड़ी संख्या मालूम होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ जाना है मालूम होना चाहिए, अपना नाम, अपनी उम्र, कौन सी बर्थ चाहिए ये मालूम होना चाहिए। इतना ही सिंपल ये भी फॉर्म है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस विभाग के तहत वो काम आता है। ऐसा नहीं कि कोई काम एमसीडी का है और आपने डीडीए से मांग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और साफ शब्दों में आपको जिस चीज़ को चाहिए आप लिख दीजिए, कोई फॉर्मेट नहीं होता। अगर किसी डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट्स का फॉर्मेट होता है तो वैसे ही रिजर्वेशन फॉर्म जो रेलवे का उसी की तरह वो सरल होता है, आपको उसको भर देना है और जमा कर देना है। पढ़ा लिखा सिर्फ इतना कि पढ़ना लिखना आ जाए बस। अगर वो उस तरह के फॉर्मेट नहीं बने हैं और कोई आरटीआई लिखना चाहता है तो वो पूरी तफसील दे, डिटेल दे, या एक एक लाइन में भी लिखी जा सकती है? बिल्कुल, एक एक लाइन में भी लिखी जाती है। इसमें जब फॉर्मेट ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो विभाग ये कह रहा है, जहाँ फॉर्मेट होता है वो सरल होता है आमतौर से, जहाँ फॉर्मेट नहीं मतलब वो विभाग ये कह रहा है कि भाई आप हमें लिख के दे देंगे, एक तरह से अनरिटन रूल है कि तो हम आपको जानकारी मुहैया कराएंगे। तो बस मैंने कहा ना, जैसे कि आप कोई लेटर लिखते हैं तो सेवा में जिस अधिकारी तो आप 2 लिखेंगे, आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, नीचे अपना नाम आएगा और आपको तरतीबवार, मिसाल के तौर पे कहीं नाली का काम नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं कि सर इस नाली में ढक्कन नहीं लगा है, इतने दिनों से ढक्कन नहीं लगा है, इसके लिए कौन अधिकारी संबंधित है, या सर इसके लिए कोई टेंडर दिया है कि आपने, हमारे इलाके में बाढ़ आती है या हर साल बारिश में रोड जाम हो जाती है तो क्या इसको ठीक करने के लिए किसी आपने कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया है? टेंडर दिया है तो उन कॉन्ट्रैक्टर का साहब हमें नाम बता दीजिए। मैंने एक जैसे इलस्ट्रेशन करने के लिए आपको बताया, इसी तरह बहुत सी और कोई मुश्किल आती है, सब मेरे इधर तो बत्तियां सिग्नल काम नहीं कर रहा इतने दिनों से, या इतने दिनों से गड्ढा है, आप इसको कब ठीक करवाएंगे? ठीक है, लेकिन हमको ये बात याद रखना चाहिए कि जब हम जानकारी मांग रहे हैं ना, वो जानकारी होनी चाहिए। आप किसी अधिकारी से उसका नज़रिया, उसका दृष्टिकोण नहीं पूछ सकते हैं, वो जानकारी में नहीं आता है। क्या चीज़ है वो जानकारी में आती है, आप क्या समझते हैं वो जानकारी में नहीं आता। लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कि बहुत ब्रॉड सवाल करते हैं जिससे कि लगे कि वो दृष्टिकोण भी समझना चाह रहे हैं, वो दृष्टिकोण का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। आपने कहा कि कुछ जगहों पे जो है फॉर्मेट है, मान लीजिए किसी को जाना है डिपार्टमेंट में तो वो उसका किस डिपार्टमेंट में जाए? मान लीजिए एमसीडी में उसको कोई अपने आरटीआई लगानी है, एमसीडी के पास अपना एक फॉर्मेट है आरटीआई का, तो वो कहाँ जाके उस फॉर्म को हासिल कर सकता है? देखिए, आमतौर से आपके सवाल में दो पहलू हैं। एक तो हो सकता है इंसान को परेशानी मालूम हो लेकिन ये नहीं मालूम हो कि विभाग कौन सा है। दूसरा, विभाग तो मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम कि वहाँ जाना कहाँ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई काम है डीडीए का है या एमसीडी का है और मैंने जानकारी गलत जगह मांग ली, काम एमसीडी का था और डीडीए को मांग लिया, तो डीडीए की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको एमसीडी को फॉरवर्ड कर दे। दूसरे पहलू पाते हैं किस अधिकारी को देना है, तो ये आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था उसमें खुद लिखा हुआ है कि हर डिपार्टमेंट ने एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कायम करना है, ये एड्रेस उसको किया जाएगा, यानी जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आप एप्लीकेशन उसको दी जाएगी, उनका काम है कि डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा फिर वो हेडिंग में किसके पास, किस ऑफिसर के पास जाना है, उसको दे के
उन पर जिम्मेदारी होती है कि आमतौर से 30 दिन के अंदर, अगर व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला है तो 48 घंटे, अदरवाइज 30 दिन का समय होता है। आपने ऐसे डिपार्टमेंट को भेज दिया जो सही डिपार्टमेंट नहीं था तो 5 दिन और जुड़ जाते हैं, तो 35 दिन में जवाब आना चाहिए। अच्छा, क्या इसको ऑनलाइन भी भरा जा सकता है या जाके ही फॉर्म देना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब 2005 में आरटीआई एक्ट आया था तब इंटरनेट था तो, पर ऑनलाइन उतनी नहीं फैलाव था जितना आज है। अब सारे डिपार्टमेंट से तकरीबन ऑनलाइन के लिए भी कर दिया है। आप ऑनलाइन 10 रुपये भी जमा कर दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दें और ऑनलाइन वहाँ से रिसीट ले लें, तो वो बिल्कुल ऑनलाइन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको घर बैठे फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को। बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आपने 2-3 मरतबा अभी जिक्र किया कि 10 रुपये इसमें फ़ीस लगती है, क्या इसमें कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनको फ़ीस नहीं लगती है, नहीं दे सकते हो? हाँ, अगर फ़ीस नहीं दे सकते हैं तो उसका भी प्रावधान होता है, फिर उसमें लिख दें कि मैं इसकी फ़ीस नहीं दे सकता हूँ। अगर कोई मान लीजिए इतना ज़्यादा पॉपर है, गरीब है कि वो ये काम नहीं कर सकता, तो वो लिख सकता है कि सर मैं फ़ीस नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे बगैर फ़ीस के लिए के दिया जाए। पर फिर वो सूचना अधिकारी उसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए उसने डॉक्यूमेंट ऐसे मांग लिए हैं जो बहुत ज़्यादा 1000 पन्नों में जा रहे हैं मान लीजिए, और वो देने में दिक्कत है, तो शायद फिर उनको बुला के सुनवाई कर सकते हैं कि भाई क्या बात है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो इतना, ये पूछा जा सकता है उससे। बहुत ही अच्छी बात है। अक्सर कुछ लोगों को तारीख से मुतालिक नक्शे, पुराने रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या वो भी आरटीआई के ज़ुमरे में आते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैं यही कहूँगा कि ये भी एक अहम पहलू है कि इस हिसाब से भी आरटीआई जो है वो एक आम नागरिक को बहुत सशक्त कर रहा है कि केवल ऐसा ही नहीं है कि जो विभागों को कोई काम करना है और वो काम नहीं हो रहा तो वो सवाल उस पर कर सकते हैं, बल्कि उनको कोई दस्तावेज़ अगर नहीं मिल पा रहे हैं, अक्सर घर के नक्शा पुराना नहीं मिल पा रहा, किसी बिल्डिंग का नहीं मिल पा रहा, कहीं लैंड एक्विजिशन का केस है और उनको अपने घर को लैंड एक्विजिशन में कोई मुआवजा लेना है, उनको कुछ स्वामित्व दिखाना है, या मतलब कुछ भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सरकार करती है। जन सूचना के अधिकार के तहत हर सरकारी डिपार्टमेंट, या बल्कि वो सूचना भी आती है जो हो तो किसी निजी हाथों में, लेकिन अगर सरकार उसको मालूम कर सकती है तो जनता भी सरकार के द्वारा उसको मालूम कर सकती है। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जनता के हाथ में। बहुत ही अच्छी बात है जी। क्या सरकारी इदारों को आरटीआई का जवाब कितने दिनों में देना ज़रूरी होता है? आमतौर से 30 दिन है। अगर किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला खड़ा हो जा रहा है तो 48 घंटे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर गया हुआ है और लापता हो गया, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मिसाल के तौर पे लिखेंगे, सर मेरा भाई या मेरी बहन या फलाना शख्स गायब है। तो इसमें चूंकि सुरक्षा का मामला है, 48 घंटे में जवाब देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आमतौर से 30 दिन है, आमतौर से 30 दिन है कि आप 30 दिन में उनको वो जवाब दे देना है। और अगर कोई दूसरा विभाग उसमें आ जाता है तो 35 से 40 दिन में फिर हमको जवाब देना होता है। अगर किसी मुकर्रर वक्त में जवाब ना मिले या मालूमात देने से इनकार कर दिया जाए तो शहरी क्या कर सकता है उसमें? हाँ, इसमें अपील के 2 लेवल्स हैं सर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने अगर जवाब नहीं दिया या जवाब वक्त पे नहीं दिया या जवाब देने से मना कर दिया तो इसमें अपेलेट ऑफिसर होता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। स्टेट के लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एसआईसी और सेंटर के लेवल पे सीआईसी। तो फर्स्ट अपेलेट ऑफिसर और फिर एसआईसी या सीआईसी तक जाया जा सकता है और उनसे ये जवाबदेही करवाई जा सकती है कि आपने अगर जवाब क्यों नहीं दिया या देर से क्यों दिया। इसमें उस ऑफिसर को भी सुनने का मौका मिलेगा। और अगर ये पाया गया कि गलती हुई है तो इसमें 250 रुपये प्रतिदिन के विलंब से इसमें एक जुर्माना लगता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये होती है। अच्छा वकील साहब, क्या हर किस्म की मालूमात आरटीआई के ज़रिए हासिल की जा सकती है? जी, तकरीबन हर किस्म की। बल्कि इसमें यह कहा, ये सवाल ज़्यादा मौजू होगा कि क्या हासिल नहीं किया जा सकता। इसमें एक तो ये है कि, और इसे बड़ा एक मैं कहूँगा कि दिलचस्प है, ये है कि हमारे मुल्क में एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है अंग्रेज़ों के वक्त का 1923, वो आज भी राइज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि आरटीआई एक्ट जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ऊपर भी प्रिवेल करेगा। तो आरटीआई में आप सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, सिवाय इसके कि किसी थर्ड पार्टी की अगर इन्फॉर्मेशन है या उसका नेचर पर्सनल है। मिसाल के तौर पे आप आरटीआई में अब ये नहीं पूछ सकते कि साहब फलाना इंडिविजुअल फलाना प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी क्या है, क्योंकि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जा सकती है। या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सरकार को लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, लेकिन उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और पब्लिक इंटरेस्ट है। यदि पब्लिक इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है
तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बैलेंस किया है। आपको याद होगा राफेल का जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने खूबसूरती से बैलेंस किया कि क्या चीज़ मांगी जा सकती है और क्या चीज़ नहीं मांगी जा सकती। यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि आरटीआई एक्ट खुद कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी अगर होगी तो इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन न दी जाए उस एक्ट के प्रावधान के तहत, ना कि ऑफिशियल यानी देखा जाए तो ये जो एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को भी डाइल्यूट कर रहा है। इसी तरह से कुछ और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आर्मी की इन्फॉर्मेशन है, न्यूक्लियर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, कोई इसरो की इन्फॉर्मेशन हो सैटेलाइट रिलेटेड, ये 5-6 चीज़ें अगर आप छोड़ दें तो बस यही एक्सेप्शंस हैं, वरना आप हर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या निजी इदारों से भी आरटीआई के जरिए मालूमात हासिल की जा सकती है? नहीं, निजी इदारों से नहीं मालूम की जा सकती है, लेकिन निजी इदारों के पास यदि कोई ऐसी जानकारी है जो सार्वजनिक रूप से अफेक्ट कर सकती है लोगों को, और जब सार्वजनिक रूप से अफेक्ट कर सकती है तो सरकार भी उसको मांग सकती है, वो वाली इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। इसको जैसे मैं मिसाल के तौर पर समझाऊँ आपको, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, ठीक है, किसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी का काम है उसका, है तो वो प्राइवेट निजी एजेंसी, लेकिन अब चूंकि वो सुरक्षा का कार्य कर रही है और कोई मामला पेश आ जाता है, तो पुलिस या दूसरे कोई अधिकारी जाके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि भाई बताओ उस दिन ये हो गया था तो कैसे हो गया था या क्या मामला पेश आया था। चूँकि वो पुलिस ले सकती है या कोई और अधिकारी ले सकता है, या मान लीजिए कि कोई टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन में कोई मसला बड़ा हो गया सार्वजनिक रूप से, कहीं आग लग गई या कुछ हो गया, सरकार वो डिटेल ले सकती है, तो आप भी वो डिटेल मांग सकते हैं, हालांकि है वो निजी कंपनी। इस तरह से ये वर्क करेगा। अच्छा, आप तो माहिर कानून हैं, अक्सर लोग जब दरख्वास्त देते हैं आरटीआई की तो उनसे कॉमन गलती क्या होती हैं? अक्सर लोग जब दरख्वास्त देते हैं तो जो 2 बड़ी कॉमन गलतियां उनसे होती हैं वो ये है कि पहले तो उनके सवाल में वजाहत नहीं होती, जैसे मैंने कहा वो क्लैरिटी के साथ नहीं, वो सवाल जो कर रहे होते हैं वो अक्सर वो दृष्टिकोण पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वहाँ डिफाइंड है, इन्फॉर्मेशन का मतलब है ऐसी मटेरियल जो किसी चीज़ पर मौजूद हो, किसी कंप्यूटर फ्लॉपी पर है, किसी पेन ड्राइव पे है, कागज़ पर है, कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे है, यानी कोई मतलब मैं कुछ सामान है तो मांगूंगा ना। एक देखा जाए तो जैसे आप कुछ सामान मांग रहे हैं, सर इस बारे में क्या फ़ैसला लिया गया है, तो कोई फ़ैसला कहीं लिखा होगा, वो मांगा जा रहा है। लोग ये सवाल कर लेते हैं, सर इस बारे में आपकी क्या राय है, सर ये काम कब तक होगा। भविष्य की जानकारी देना उनके ज़ुमरे में उतना नहीं आता, तो एक बड़ी गलती वो ये करते हैं। दूसरा, लोग ये गलती करते हैं या कई बार जानबूझ के भी होता होगा कि वो कुछ कुरेदने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनका कोई कोर्ट केस में कोई मामला निकल जाए, तो उस हिसाब से वो सवाल करते हैं, वो थर्ड पार्टी के ज़ुमरे में आ जाता है, हाँ, तो वो भी मिलेगा नहीं। और आपने जो पहले भी सवाल किया था कि एक्सेप्शंस क्या है, अगर कोर्ट केस में भी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी एक्सेप्शन में है कि अदालत की इजाज़त से ही वो दिया जा सकता है। तो ये कुछ लोग गलती करते हैं कि सवाल की क्लैरिटी नहीं होती, या सवाल को ऐसी दिशा में ले जाते हैं जिससे लगता है कि वो सूचना नहीं हासिल करना चाह रहे हैं बल्कि कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। एक और सवाल मेरे जहन में है, अगर किसी शहरी को जान का ख़तरा हो या मामला अवामी मुफाद से जुड़ा हो, तो क्या आरटीआई में कोई खुसूसी सहूलियत मौजूद है? जान के ख़तरे में इत्तला देने के लिए 48 आवर्स के अंदर इत्तला दी जानी है, ये खुसूसी सहूलत मौजूद है। अदरवाइज़ जो जान का ख़तरा है या दूसरे हुकूक हैं, मुल्क के अंदर बहुत सारे कवानीन हैं जिनके तहत काम होते हैं। आरटीआई का बेसिक डोमेन है सूचना प्राप्त करने का एक साधन, कि उनका दायित्व है, सरकार का दायित्व सूचना दे, जनता का अधिकार है कि सूचना मिले। तो इसमें वो कोई नया अधिकार नहीं क्रिएट करता अपने आप में। कोई ऐसा, आप तो क्योंकि दिन रात अपने इतनी मसरूफियात में रहते हैं, इस तरह के केसेस आते रहते हैं, कोई ऐसा ख़ास वाक़या, कोई ऐसी ख़ास बात जो आपके जहन में हो आरटीआई से जुड़ी, कोई क्लाइंट इस तरह का मिला हो जो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहते हो? देखिए, मुझे फ़िलवक्त बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो इस पर सवाल करते हैं या कोई फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो हम उनकी मदद कर देते हैं। मुझे फ़िलवक्त तो फौरी तौर पर याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक अहम बात मैं बताना चाहूँगा कि ये नागरिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट आया था और एक 2023 का कानून आया था, उस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि 2019 में इसमें सैलरी को लेकर के और टर्म को लेकर के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, थोड़ा सा स्केलिंग डाउन की गई, जिसकी थोड़ी सी कहा जाए क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन के हिसाब के कमिश्नर के बराबर सैलरी होती थी, अब सरकार नियम बना के करेगी, अब 5 साल से 3 साल टर्म कर दिया गया। साथ ही इसमें एक चीज़ और आई कि एक डिजिटल डेटा
प्रोटेक्शन एक्ट आया 2023 में। अच्छा। उस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में एक तरह की प्रावधान किया गया कि किसी इंफॉर्मेशन को पर्सनल क्लासिफाई कर दिया जाए तो उसको फिर वो भी है, तो वो भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरा जो डिजिटल डेटा है वो भी कहीं भी ऐसे तैरते नहीं रहना चाहिए। मेरा वो अधिकार है, मेरा वो राइट टू प्राइवेसी है। लेकिन उसको अगर आपने पर्सनल क्लासिफाई कर दिया तो जो सेक्शन 8 का एक्सेप्शन है आरटीआई एक्ट में, उसमें भी वो आपको मिलेगा नहीं। और वो जो बैलेंसिंग एक्ट होता था कि वो देखा जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट कितना है, वो चीज़ खत्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जनता को मालूम होनी चाहिए कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में अगर वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन पर्सनल क्लासीफाई हो गई तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। अच्छा, जैसे ऑनलाइन फॉर्म की बात चल रही थी अभी कि ऑनलाइन भी ये फॉर्म भरा जा सकता है। किसी को अगर भरना नहीं आता है तो वो क्या तरीका इख्तियार करे ऑनलाइन फॉर्म भरने का? देखिए, अगर किसी को भरने में शक आ रहा है तो किसी वकील साहब से भी संपर्क कर सकते हैं, और बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस कार्य के लिए मदद कर देती हैं, वो कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने पूछा था कि कोई स्पेशल केस आपको याद आया हो, वैसा तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हम लोग तो लोगों को जानकारी के लिए आरटीआई वगैरह के लिए बता देते हैं, लेकिन मेरा अपना जो स्पेशलाइजेशन है, मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, तो कॉर्पोरेट में इंसॉल्वेंसी कोड और कंपनीज एक्ट वगैरह की ज़्यादा प्रैक्टिस है। लेकिन हमारे पास कोई आता है और कोई सवाल करता है तो हम उसको ये ज़रूर बता देते हैं कि देखो ये सवाल जो तुम कर रहे हो थोड़ा लंबा है, इस सवाल को हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। आरटीआई में बेस्ट ये होता है कि सवाल टू द पॉइंट ऐसा किया जाए कि उसका जवाब कम शब्दों में सरकारी अधिकारी दे पाए या डॉक्यूमेंट दे दे, येस में दे पाए, नो में दे पाए। तो आप ओपन एंडेड सवाल करेंगे तो सरकारी अधिकारी को लिखना पड़ेगा, कलम ज़्यादा चलाना पड़ेगा, तो वो लोग भी सोचेंगे और हो सकता है गलत जवाब दे दें। तो इतनी हम लोगों की हेल्प कर देते हैं कि उनका सवाल जो बहुत बड़ा और विस्तृत होता है, या तो उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके कोशिश करते हैं कि येस और नो में अगर उसका जवाब बन पाए तो हम ये मदद कर देते हैं। किसी शख्स को या किसी कम्युनिटी को या किसी शहर को जान का, माल का, किसी भी तरह का ख़तरा उनको शक हो रहा है कि मेरे इलाके में दंगे हो सकते हैं या कुछ लोग मेरे घर पे, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में या मेरे शहर पे हमला कर सकते हैं, तो क्या ये भी आरटीआई के दायरे में आता है कि सरकार से वो इस बारे में पता कर सके या उनको इन्फॉर्मेशन भी दे सके? देखिए, अगर सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी है तो मेरी समझ से आरटीआई एक्ट इन्फॉर्मेशन लेने का ज़रिया है, देने का नहीं है। देने के लिए तो आप जो है वो उस किसी भी डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख के आप बता सकते हैं कि सर एक ड्यूटी भी आपकी है कि अगर आपको लगता है कहीं घटना हालात गड़बड़ हो रहे हैं तो यू हैव ए ड्यूटी टू एड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप खुद ही जा कर के एसपी को, कमिश्नर पुलिस को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप लेटर ईमेल के ज़रिए ऑनलाइन फॉर्मेट से या उनके दफ्तर में जाके दे सकते हैं कि सर मुझे ये बात मालूम चली है, मुझे ऐसा ऐसा लगता है। अगर आपके पास उस पर लेके कोई साक्ष्य है तो उस साक्ष्य को लेके जाएं, नहीं तो अपना, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको उसका डाउट है तो अपना डाउट उनसे मिल के क्लियर कर लें। वो आपको कभी भी ड्यूटी बाउंड होंगे कि आपको मिले। उनकी पब्लिक डीलिंग भी होती है, पब्लिक डीलिंग में वो मिल लेंगे। लेकिन आरटीआई एक्ट सूचना देने का अधिकार नहीं है, सूचना लेने का अधिकार है, क्योंकि सूचना देने का अधिकार या दायित्व तो आपका वैसे भी है। अच्छा असलम साहब, आरटीआई के बारे में तो हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता ही है कि आरटीआई एक इस तरह का अधिकार है, उसके तरीके शायद उनको ना पता हो। एक बड़ा अहम सवाल है कि इस आरटीआई का इतिहास क्या है, इसकी तारीख क्या है? क्या ये हमारे मुल्क से ही शुरू हुआ है या फिर पीछे से कहीं और से चला आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं कि इसका इतिहास 200-250 साल पुराना है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि पहले लोकशाही थी। लोकशाही में तो इन्फॉर्मेशन राजा के इंटरेस्ट में नहीं कि वो दे, वो तो उतनी इन्फॉर्मेशन देगा कि अपनी तारीफ़ करे। जब लोकशाही आई, राजाशाही से लोकशाही आई, तो इस बात में हुआ कि जनता ही जब राजा है तो जनता को मैक्सिमम मालूमात होनी चाहिए। तो स्वीडन में आज से 2-2.5 साल पहले, मेरे ख्याल से 1776 या 1771 में, मुझे हिस्सा नहीं याद नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट आया। उसने प्रेस को वो फ्रीडम दी, लेकिन प्रेस को अधिकार मिल गया कि भाई आप सूचना ले सकते हो। तो वो एक तरह से जनता को ही अधिकार मिल गया क्योंकि वो प्राइवेट लोग ही थे। फिर इसी तरह के कानून जो थे अमेरिका और इंग्लैंड में भी पास हुए, जहां उन्होंने उसको, इसका नाम होता था राइट टू इन्फॉर्मेशन की जगह फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। बल्कि ये इंग्लैंड और अमेरिका में भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से आज है। और भारत में भी सबसे पहले जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के पहले 2002 या सन 2000 में एक्ट आया था, तो उसका नाम भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ही था। उसको लेकिन वो प्रॉपर्ली नोटिफाइड नहीं हुआ, उसके बाद वो ख़त्म हो गया और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नाम से सन 2005 में आया। तो इसकी तारीख तो 200-300 साल पीछे जा रही है। लोगों को ये अधिकार, भारत में भी ये जो अधिकार है 2005 में तो केंद्रीय लेवल पर मिलना शुरू हुआ, लेकिन
इसके पहले बहुत से जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को मालूमात का अधिकार होना चाहिए, तभी जनता सशक्त हो सकती है। उसके बाद कई राज्य सरकारों ने, यूपी ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने, राज्य सरकारों ने अपने लेवल पर कानून बनाए। जैसे आपको मालूम है कि भारत में एक तो संघीय सूची भी है, एक यूनियन लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है और एक संघीय सूची है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें दोनों सरकारें यानी लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 का ये सब्जेक्ट है। तो दोनों सरकारें इसमें कानून बना सकती हैं। तो राज्य सरकारों ने भी बनाया। बाद में केंद्र सरकार ने इस पर कानून बना दिया सन 2005 में, जिसमें अहम संशोधन 2019 में हुआ। और एक और नया एक्ट आया, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में, जिसने इस एक्ट को संशोधित नहीं किया, लेकिन इसके पर्सनल इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा वाइड कर दिया, जिससे सेक्शन 8 में थोड़ा सा अफेक्ट पड़ता है। बहुत ही अच्छा असलम साहब, चलते चलते आखिर में मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप आम शहरियों को आरटीआई के मौसर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं आम शहरियों से तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपके हाथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है कि अगर आप एक ज़िम्मेदार वोटर हैं और ज़िम्मेदार नागरिक हैं, जब आप अपना ज़ाती कोई काम करते हैं और आपका कोई एम्प्लॉय होता है, तो आप उससे एक तरह का हिसाब लेते हैं। तो सरकार से हिसाब लेने का आरटीआई एक ज़रिया है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सरकार किसकी है, सरकार भी हमारी ही है। तो आरटीआई का इस्तेमाल किसी ज़ाती सॉल्यूशन के लिए नहीं होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए और सोच समझ के सवाल होने चाहिए। हमें ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हमारे नुमाइंदे हों, चाहे हमारे सरकारी अधिकारी हों, वो भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और मेहनत करने में उनकी तरफ से उनकी जो परेशानी होती है, वो कहते हैं हम साहब अपना काम कर रहे हैं, दीगर काम भी कर रहे हैं, 9 से 5 काम कर रहे हैं, फिर शाम को भी काम कर रहे हैं, अब हमको ये काम अलग से करना पड़ रहा है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने सरकारी अधिकारियों की जो ड्यूटी जो अच्छे से कर रहे हैं, उसका काम बढ़ाना नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें ये भी सोचना है कि उनका काम बढ़ाना नहीं है। साथ ही हमें ये भी रखना चाहिए कि हमें जितनी मालूमात होनी चाहिए, वो मालूमात हमको मिलनी चाहिए। इसको बैलेंस करके मैं कहूँगा इस टूल का इस्तेमाल हमें भारत के नागरिकों को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया असलम अहमद साहब, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। हमारे नाजरीन को आरटीआई से मुताल्लिक तमाम तर बातें आपने वो बयान करी जो उनके ज़िंदगी भर काम भी आएंगी। वो ख़ुद भी इस बात से इल्म हासिल कर सकते हैं, साथ साथ अपने दूसरे लोगों को भी इसकी खबर पहुंचा सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत रियाज साहब आपका भी और मुंसिफ टीवी और आपके तमाम क्रू मेंबर्स का। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और मौजू और एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।